नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो बिल्कुल सबसे पहले बात करेंगे आज दिल्ली की सीएम जो यानी कि रेखा गुप्ता, उनका शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में होने वाला है और इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। चाहे वो रामलीला मैदान में स्टेज सजाना हो या फिर जितने भी मंत्रिमंडल, सेलिब्रिटी और आम लोगों का आना हो, सभी को लेकर पूरी तैयारियां और ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होगा। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर अब बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि योगी सरकार का जो यहाँ पर बजट है, आम बजट, आज यानी कि 20 फरवरी को पेश होगा। सभी की निगाहें इस पर, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्थान के लिए काम कर रही है, लेकिन इस बजट में क्या कुछ खास महिलाओं के लिए होगा, किसानों के लिए होगा या फिर युवा वर्ग के लिए होगा, सभी की निगाहें इस आम बजट पर टिकी हुई है। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे सीधे योगी सरकार की। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार भी आज बजट जो है वो अपना पेश करने वाली है और आम जनता का ये बजट आज उत्तराखंड को भी दिया जाएगा, जहां 1 लाख करोड़ की लागत कहाँ उपयोग में लाई जाएगी उस पर चर्चाएं होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है कि सरकार का पूरा घेराव किया जाए। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर अब बात होगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। बजट सत्र वहां पर चल रहा है और विधानसभा परिसर के अंदर लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच में योगी कह रहे हैं कि सनातन धर्म के आयोजन में कोई भी भूखा नहीं सोया, सभी लोगों को भरपेट खाना लगातार जो योगी सरकार है वो प्राप्त करवा रही है। बिल्कुल, तो ये योगी सरकार की बात ही। आगे बढ़ेंगे जहां पर भारत और बांग्लादेश को लेकर बात की जाए तो आज उनके बीच मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला दुबई में होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड रहा, जहां पर पाकिस्तान को करारी हार न्यूजीलैंड ने दी और आज ये कड़ा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच। तो बिल्कुल सबसे पहले बढ़ेंगे दिल्ली को लेकर बात करेंगे, जहां पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री यानी कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री का पदभार दिल्ली में संभालेंगी और भारत की राजधानी दिल्ली की कमान एक महिला के हाथ में जो है वो जाने वाली है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। 27 साल के बाद यहाँ पर बात की जाए तो फिलहाल आज आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो की जा रही है। सीधा चलते हैं यूपी की बात करेंगे, जहां पर यूपी में बजट सत्र जो है वो 11 बजे शुरू होना था और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की बजट की अगर बात की जाए तो आज आम जनता को पेश किया जाएगा। यहाँ पर गरीबों और किसानों को लेकर अगर बात की जाए तो काफी उम्मीदें उन्होंने जताई हुई है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को आज पेश करने वाले हैं। तो योगी सरकार आज अपना 9वां बजट पेश करेगी और लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के बजट का अनुमान जो है वो जताया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी के मद्देनजर ये बड़ा बजट आज उत्तर प्रदेश में जो है वो यहाँ पर सामने आएगा और 8 लाख करोड़ रुपए का ये बजट जो है वो रहने वाला है। अनुमानित तौर पर ये आंकड़ा सामने आया है। चाहे गरीब है, किसान है या फिर कोई भी वर्ग है, उनके उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि जनता को समर्पित ये बजट रहने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट पूरी तरीके से जनता को समर्पित है और सभी वर्गों के लोगों के लिए उनके हितों को ध्यान में रखकर ये बजट जो है वो तैयार किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा से लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर मैं अपना वक्तव्य आपके अनुमति से प्रारंभ करता हूं। माननीय इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं, अभी तो संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षरता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का ये श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। मेष राशि गते जीवे, मकरे चंद्र भास्करो,
अमावस्या तथा योग कुंभ इस तीर्थ नायके अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृत के प्रतीक कुंभ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है। महाकुंभ में देश विदेश से आए लगभग 53 करोड़ से अधिक, वर्तमान में 56 करोड़ से ज्यादा हो गए श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। यह संपूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके भव्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्त कंठ से की है। संभवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने मानवता के इस महापर्व पर प्रतिभाग किया होगा। मान्यवर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग 8 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, दुर्बल वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना हो, गरीबी उन्मूलन हो, अवस्थापना विकास हो अथवा वित्तीय समावेशन हो, हमने चिकित्सा सुविधाओं का तीव्र गति से विकास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और नवाचार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास के कार्य के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिए दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान अहर्निश प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। महोदय, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का त्वरित विकास किया गया है। कई निवेशोन्मुख नीतियां उद्घोषित की गई हैं तथा कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से परिवर्तित होकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित हुई है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करेगी। कानून व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीतिगत निरूपण एवं इन्वेस्ट, यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र तथा ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। महोदय, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिससे उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में 37.0 था, 22-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय में
पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय के कुल व्यय का 4.9% था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है। राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है। माननीय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु में इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 में क्रमशः 9.9%, 10.5% एवं 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10% रहा। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9 एवं 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत क्रमशः 13.8, 16 एवं 16.7% रहा। समस्त राज्यों द्वारा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय के औसत की तुलना में वित्तीय वर्ष 18-19 तथा 2021-22 के अलावा वर्ष 17-18 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया व्यय लगातार अधिक रहा। वर्ष 17-18 में सभी राज्यों के औसत अनुपात 5.0% के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का अनुपात 5.3 तथा 24-25 में 5.6% सापेक्ष 5.9% रहा है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, घटकर वर्ष 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों में 34.4% हो गई। उपरोक्त सभी आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्यों के बजट का अध्ययन कर प्रकाशित किए गए हैं, से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न केवल अपने आंतरिक संसाधनों की अभिवृद्धि पर जोर दिया गया, अपितु विकास व्यय एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाया गया है और ऋणग्रस्तता में कमी लाई गई है। यह हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। महोदय, वर्ष 2017-18 में जब प्रदेशवासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी तथा जीएसडीपी मात्र 12.8 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम देश के में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपए थी। मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में बढ़कर 65,660 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। उसके उपरांत कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र 3 वर्ष में 14.9% अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-24 में 93,514 रुपए के स्तर पर ले आए हैं। माननीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण,
विस्तार एवं निवेश संबंधी व्यय आते हैं, उद्योग आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक IT सिस्टम से लैस करने के लिए हम बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जाएगा, जिससे कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था मजदूरों के लिए कराई जाएगी। मान्यवर हमारी सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 में से जीरो पॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है। PM कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों को पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है। कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपए अधिक। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसके लिए शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र तथा हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु BC सखी योजना के अंतर्गत 39,556 BC सखी द्वारा कार्य करते हुए 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया है। 84.38 करोड़ रुपए का लाभांश अर्जित किया गया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन, 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़
लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की योजना लाई जा रही है। ये मेधावी छात्राओं के लिए युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष सत्र 2024-25 में 53,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया है। यह अप्रेंटिस की विशेष योजना है। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है। यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम 3 स्टार्टअप को क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 का पुरस्कार तथा शेष 5 को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा। पीआरडी स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80,000 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। रोजगार मनरेगा योजना अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सेवा आयोजित किया गया। अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई में योजित किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 17 दिसंबर 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 10,560 लाख रुपए की मार्जिन मनी वितरित की गई तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ। निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 59,64,48 रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गई। वर्तमान में अराजपत्य श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92,919 पदों पर भर्ती हेतु कार्रवाई प्रचलित है। लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। श्रमिक कल्याण मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत माह सितंबर 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी हैं। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत माह सितंबर 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 2 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए तथा विवाह की स्थिति में 61,000 रुपए की रकम
दिए जाने का प्राविधान है। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने का प्रावधान है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है। इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़कर 1000 प्रति विद्यालय किया जाएगा। वित्तीय समावेशन वर्ष 2024-25 में बैंकों द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण हेतु तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है। वर्तमान में प्रदेश में बैंकों की 20,416 शाखाएं, 4,932 बैंक मित्र एवं बीसी सखी तथा 18,747 एटीएम सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। कानून व्यवस्था मानव किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडाराज की गिरफ्त में था, ये सभी को मालूम है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर सब अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार। अभियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुए अपराधियों को विभिन्न न्यायालयों में सजा दिलाई गई। वर्ष 2017 से 2024 तक प्रदेश के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित कराया गया, जिसमें 2 को फांसी की सजा हुई। महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध हुए अपराधों में 27,425 अभियोगों, पास्को अधिनियम के 11,254 अभियोगों एवं दहेज हत्या की 3,775 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए गए। देश में प्रथम स्थान वर्ष 2017 से दिनांक 31/12/24 तक कुल पंजीकृत 77,210 अभियोगों के सापेक्ष 66,475 अभियोगों का निस्तारण कर 43,202 अभियुक्तों दलों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 320.89 करोड़ रुपए की धनराशि बरामद की गई। अपराधों पर अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई के तहत दिनांक 20 मार्च 2017 से 23 जनवरी 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 8,022 घायल हुए। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में मात्र 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित थी। वर्ष 2017 के पश्चात 8 नए जनपद मंडल में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। जनपद अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर एवं सहारनपुर में 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रचलित है। कारागार प्रशासन प्रदेश की 74 कारागार एवं जनपद न्यायालयों में संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयों से बंदियों की रिमांड की कार्रवाई हो रही है। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था है तो लगभग 4800 सीसीटीवी कैमरे स्थापित है, जिनकी फीड प्राप्त किए जाने हेतु मुख्यालय में वीडियो पाल स्थापित है। 24 कारागारों में 3G क्षमता के 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित हैं। मानवर आज से 7-8 साल पहले प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत जर्जर अवस्था में थी। प्रत्येक वर्ष
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रामक रोगों से बड़े पैमाने पर मौतें हुआ करती थी। प्रदेशों की पहचान, रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाएं जन सामान्य को उपलब्ध नहीं थी। हमने कोविड वैश्विक महामारी का दौर भी देखा, जिसके दौरान प्रदेश में जिस कुशलता के साथ इस विभीषिका का सामना किया गया, उसकी प्रशंसा विश्व स्तर पर की गई। आज प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार जिस प्रकार हुआ है और लगातार हो रहा है, वह अद्भुत है। रात कितनी ही भले हो स्याह, आखिर में उसे मात खानी ही पड़ेगी रोशनी के हाथ से। चिकित्सा शिक्षा, वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित है एवं 36 निजी क्षेत्र में है। प्रदेश में 2 एम्स एवं IMS BSTU वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। वर्ष 2024-25 में 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं PPP मोड पर 3 जनपदों महाराजगंज, संभल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में MBBS की 11,800 सीटें तथा PG की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में UG PG हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से विधानसभा में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर जोर जो है वो दिया गया है और एक एक करके बजट जो है वो आम जनता के लिए पेश किया जा रहा है, जो कि यूपी में 8 लाख करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर यूपी को लेकर अगर बात की जाए तो विधानसभा से लाइव तस्वीरें और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर उत्तराखंड सरकार भी बजट पेश करेगी और आज ये बजट आम जनता का पेश किया जाएगा। बजट को लेकर जनता को काफी उम्मीदें हैं उत्तराखंड की सरकार से। कल धामी कैबिनेट की बैठक जो है वो हुई थी और यहाँ पर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बैठक में सख्त भू कानून को लेकर मंजूरी मिली। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है कि घेराव उत्तराखंड सरकार का करेगा कई कानूनों को लेकर, जैसे भू कानून को लेकर घेराव जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। सब उसके बाद UCC के लिव इन रिलेशनशिप मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर घेराव किया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने तक कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने वाली है, आंदोलन करने वाली है। इसमें अलग अलग जगह कार्यकर्ता जाएंगे, फॉर्म फिल करवाएंगे, लेकिन विपक्ष जो है पूरे तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। लेकिन सत्ता पक्ष भी यहाँ पर आज बजट पेश कर रही है। करीब 12:30 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करेंगे और साथ ही साथ आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी वहां मौजूद रहेंगी और बैठक में सख्त भू कानून को लेकर खासतौर पर बातचीत की जाएगी। तो लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार का। विधानसभा से लाइव तस्वीरें देखिए आप। माननीय अध्यक्ष जी, बढ़ावा मान लीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता से जुड़ा प्रश्न है और सहकारिता से बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। मैं भी सहकारिता से जुड़ा हूं एक किसान होने के नाते। तो प्राय जनपद हरिद्वार की मैं बात करूंगा, प्राय जनपद हरिद्वार में ये देखने को आता है कि सहकारिता में माननीय मंत्री जी बिना ब्याज के ऋण देते हैं, इसके लिए धन्यवाद भी। लेकिन प्राय ये ऋण गलत तरीके से अपने अपने लोगों को बांट दिया जाता है और तो और हमारे उत्तराखंड प्रदेश का ऋण उत्तर प्रदेश के लोगों तक को बांट दिया जाता है। ये मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूं, मेरे पास इसका साक्ष्य है, ये इसका मेरे पास साक्ष्य है। बहुत सारी सहकारी समितियों में जो कर्मचारी हैं या प्रभावशाली लोग हैं जो पात्र भी नहीं, उनको वो ऋण बांट दिया जाता है गरीब लोगों तक, मतलब जो उसके पात्र हैं उन तक वो ऋण नहीं पहुंच पाता है और वो साहूकारों के पास बहुत अत्यधिक ब्याज से पैसा लेकर के अपना जीवन यापन करने को मजबूर। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है, तो सहकारी समितियों में जो ऋणों की बंदरबांट हुई है और जो यूपी तक के लोन बांट दिए गए हैं, यूपी तक के लोग लोन बांट दिए गए हैं, तो क्या इनकी कोई जांच होगी और इन पर कोई कार्रवाई होगी?
माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो वीरेंद्र भाई का धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम उन्होंने तो कहा है कि सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक हमारे राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है तब से लेके अब तक 10,33,221 लोगों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं और 6,182 करोड़ रुपए हम किसानों को ऋण दे चुके हैं। अब अध्यक्ष जी ये बताइए कि क्या 10.5 लाख लोग हमारे हो सकते हैं? किसान ही तो होंगे वो। हम जो कोऑपरेटिव की नियमावली है कि हम किसको ऋण दे सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य लघु सीमांत एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक किसान परिवार के सदस्यों को ये इस योजना से लाभ दिया जाता है। तो आपने देखा कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सभी वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी हो, सभी नेतागण भी मौजूद हैं और उत्तराखंड का जो बजट है, आम जनता का बजट आज पेश किया जा रहा है। दिल्ली सीएम का शपथ ग्रहण समारोह भी है कुछ ही देर में। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगी और यहाँ पर उनके साथ 6 और मंत्री जो है वो शपथ लेंगे और कैबिनेट के मंत्री के तौर पर 6 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और तैयारियां जो है पूरी है, स्टेज सज चुकी है, लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर तमाम बड़े अभिनेता, सेलिब्रिटी और उद्योगपति और साथ ही साथ साधु संत भी मौजूद रहेंगे। करीब 30,000 के आसपास कुर्सियां जो है रामलीला मैदान में लगाई गई है और इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें कुछ ही देर में शुरू होगी, जहां पर अगर बात की जाए रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी। 12:35 पर सीएम का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और ये कहा जा रहा है कि 12:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि लाइव तस्वीरें जहां पर रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता जो है वो पहुंच चुकी है और कुछ ही देर के बाद कुछ समय के बाद जो है मुख्यमंत्री का पदभार जो है संभालेंगी। रामलीला मैदान से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर महिला अब कमान संभालती हुई दिल्ली की नजर आएंगी और यहां पर बेहद ही खुशी का पल भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, जहां पर एक कड़ी थी आम आदमी पार्टी की और उसको तोड़ते हुए 27 साल के बाद ये पार्टी ने नया चेहरा महिला के तौर पर खड़ा किया। यहाँ वैश्य समाज से आना और उसी के साथ साथ जिसमें व्यापार में इनका जो कोर है वो व्यापार होना और साथ ही साथ महिला वोटर, महिला योजनाओं के जरिए जो है ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना और बतौर मुख्यमंत्री भी सामने आना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो प्रवेश वर्मा के चेहरे को लेकर पहले चर्चाएं थी, लेकिन यहां वही होता है जो उम्मीद नहीं की जाती और यहां हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की अगर बात की जाए तो महिला के हाथ में कमान जो है वो दे दी है। वरिष्ठ नेताओं का आना जो है वो शुरू हो गया है और आप देखिए एक एक करके रेखा गुप्ता जो है सभी से मिल रही है और यहाँ पर सभी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। बेहद खास भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पल है क्योंकि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सत्ता और दिल्ली की कुर्सी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तो बिल्कुल ये 2 तस्वीरें जहां पर पहली तस्वीर तमाम वो खुशी के पल बयान कर रही है, जहां पर कि रेखा गुप्ता एक एक कर सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित चेहरों से मुलाकात करें। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और कई बड़े चेहरे, कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इस जीत का जश्न मनाने के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया जा रहा है रेखा गुप्ता को और आपको ये भी बता दें कि अभी फिलहाल वहां पर 12:35 पर यानी कि अभी से लगभग ठीक 1 घंटे के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और लगभग 10 मिनट पहले पीएम मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 30,000 से अधिक कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, चाहे वो बॉलीवुड के कई बड़े पर्सनालिटीज हों, खेल जगत की बड़े चेहरे हों या फिर साधु संत समाज जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा। और अभी फिलहाल रेखा गुप्ता काफी ज्यादा खुश, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर समर्थक काफी ज्यादा खुश है क्योंकि कई लंबे सालों के बाद, लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये सत्ता की कुर्सी दिल्ली में मिली है
और विपक्ष की अगर रूपाली हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कहा था कि वो उन्होंने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है, भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि रेखा गुप्ता के हम साथ हैं, विपक्ष होने के तौर पर हम दिल्ली वासियों के उत्थान के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। वहीं पर आतिशी सिंह, उन्होंने भी ये पोस्ट किया था अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और अलग अलग सोशल मीडिया पर। उन्होंने भी यही लिखा कि महिला नेतृत्व करने वाली है, इतनी बड़ी प्रदेश की, इतनी बड़ी दिल्ली की राजधानी की, उनके साथ भी वो हैं और आम आदमी पार्टी का हर नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर दिल्ली के उत्थान के लिए काम करेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आज 6 विधायकों की भी और शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले सुषमा स्वराज थी, उसके बाद शीला दीक्षित और आतिशी के बाद अब रेखा गुप्ता जो है कमान संभालेंगी। और यहाँ पर बहुत ही भव्य जो है ये रहने वाला है कार्यक्रम, जहाँ पर अगर रेखा गुप्ता की बात की जाए तो शालीमार बाग से सीट से भाजपा विधायक जो है रेखा गुप्ता को दिल्ली का जो पदभार है मुख्यमंत्री का वो दिया गया है। नौवीं मुख्यमंत्री के तौर पर देश में शपथ जो है वो कुछ ही देर में लेंगी। 12:35 का ये समय रखा गया है। आपको बता दें अभी 28 राज्यों में से 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और ये अकेले मुख्यमंत्री जो महिला है वो रेखा गुप्ता रहने वाली है। तो ये भी एक खास उपलब्धि है। और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें ये बड़ा योगदान है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए 2015-2020 के चुनाव हारने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। 2025 के ये विधानसभा चुनाव जीते और आज बतौर मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की कमान संभाल रही है। राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। 1994 से लेकर 95 की अगर बात की जाए तो दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव थी। 1995 से 96 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि DUSU की सचिव नियुक्त की गई थी। उसके बाद 1996 से 97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष थी और काफी लंबा ये कार्यकाल रहा है। उसके बाद 2003 और 4 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रही। बिल्कुल, इसी के बाद 2004 से लेकर 2006 तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव जो है वो रेखा गुप्ता बनी। और यह सफर यहाँ पर नहीं थमा, आगे भी ये सफर यूं ही जारी रहा और 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद रही। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी नियुक्त की गई। 2007 से 9 तक यानी कि 7, 8 और 9 ये 3 साल वो महिला कल्याण और बाल विकास समिति MCD अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला। तो ये लंबा सफर है। 2000 अगर 9 की बात की जाए तो वो दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की महासचिव रही। तो 1994 से लेकर आज 2025 तक का ये सफर आपको एक एक कर बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने किस साल में क्या कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो बिल्कुल उसके बाद 2010 से अगर बात की जाए तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य थी। 2012 में यहाँ पर उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद बनी थी फिर से। और 2015 की अगर बात की जाए तो शालीमार बाग विधानसभा से 11,000 वोटरों से हारी थी। 2020 में भी 4,500 वोटों से हारी थी। 2022 की अगर बात की जाए तो शालीमार बाग B वार्ड से पार्षद जो है वो चुनी गई। और 2025 के ये सितारे आप देखिए कि एक बड़ी जीत जो है रेखा गुप्ता के लिए लाए थे, जहां पर लगभग 30,000 वोटों से रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार थी वंदना कुमारी उन्हें हराया था। और 2 बार चुनाव हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और आज महिलाओं के लिए और दिल्ली के हित के लिए बतौर मुख्यमंत्री ये पदभार जो है संभालती हुई नजर आ रही है। खुशी चेहरे पर झलकती है कि जिम्मेदारी लेने को रेखा गुप्ता तैयार है और ये जिम्मेदारी और कमान कुछ ही देर में जो है ऑफिशियली रेखा गुप्ता संभाल लेंगी। जब शपथ ग्रहण समारोह जो है इनके द्वारा किया जाएगा, शपथ जो है वो ली जाएगी कि दिल्ली के उत्थान, दिल्ली के विकास के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बात करती है, यानी कि सबका विकास, सबका विश्वास, ये सभी जो है इन सभी बातों पर दिल्ली को जो है आगे लेकर जाएंगी।
और सबका साथ होना सबसे पहले जरूरी है, जो इस बार दिखाया है। 30,000 वोट की बढ़त जो है रेखा गुप्ता के पास रही, लेकिन विकास की योजनाओं को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही नया कदम जो है वो भारतीय राजनीति में बतौर मुख्यमंत्री ये रखेंगी। और जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, तो अब जिम्मेदारी के पद पर चलना कि भारतीय जनता पार्टी की स्टेबिलिटी लंबे समय तक अब दिल्ली में टिकी रहे, क्योंकि 27 साल के बाद ये जो है जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और मुकाबला काफी लंबा रहा, संघर्ष काफी लंबा रहा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टक्कर दी, बहुमत के साथ सरकार बनाई, ये खुद में बताता है कि जनता के बीच विश्वास जो है वो जरूर कायम किया है। और इस विश्वास को आगे भी बनाए रखना एक जिम्मेदारी है, जिसका चेहरा रेखा गुप्ता होंगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एनडीए शासित प्रदेश है जो उनके मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। और कुछ ही देर में सभी बड़े प्रतिष्ठित चेहरे यहां पर पहुंचेंगे और इस बड़े शो का, इस बड़े कार्यक्रम का साक्षी बनने वाले हैं। दिल्ली में चौथी महिला प्रधानमंत्री के यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पर सामने आने वाली हैं और रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी, उनके साथ 6 और मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल में रहने वाले हैं। शपथ जो है वो उनके साथ ली जाएगी। शपथ से पहले रेखा गुप्ता, जब उनका कल देर रात को जो नाम है वो साझा किया गया, सार्वजनिक किया गया, तो उनमें काफी ज्यादा खुशी की लहर थी, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आई। और आज सुबह वो मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, वार्तालाप की है और उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी की हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। शीश महल जो कि हमेशा से चर्चाओं का विषय रहता है, कंट्रोवर्सी शीश महल को लेकर हुई थी। आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर निशाना साध रही थी, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर प्रहार कर रही थी और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। तो ये बहुत बड़ा बयान जो है वो मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले जो रेखा गुप्ता है उन्होंने दिया है। तो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगी, शीश महल में नहीं रहूंगी, ताकि दिल्ली के उत्थान, जो गरीब वर्ग है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे मैं रिलेट कर पाऊं और उनके उत्थान के लिए मैं काम करूं। जब वो ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे तो मैं जरूर शीश महल में रहने लग जाऊंगी। बिल्कुल, अपनी पार्टी की एक प्रमुख नेता है रेखा गुप्ता और अपना जीवन समाज सेवा और राजनीति को समर्पित किया है और आज उसी का फल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है रेखा गुप्ता को मिल रही है और इसी में आज राजनीतिक सफर जो है और आगे बढ़ेगा, जहां पर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो कुछ ही देर में लेंगी। और बेहद खास पल ये दिल्ली के लिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत।